वेलकम बैक टू आवर शो। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट ले आएँ और वीज़ा ले जाएं, डन बेसिस पे वीज़ा लगवाएं, विज़िट पे जाएं और असाइलम सीख कर लें और इस तरह के नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो कि एक विज़िटर को फ़ील करनी पड़ती हैं, जिसमें कि ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, उसके अलावा आप उधर जाके काम कर सकते हैं विज़िट वीज़ा पे या नहीं कर सकते। इन सारी बातों पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, अपनी लीगल लॉ फर्म चला रहे हैं और इमिग्रेशन पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। वकास साहब को हम वेलकम करते हैं शो में। First of all, Zaib sir, thank you very much for having me at your show. बताइएगा, ये जो रूटीन में चीज़ें हमारे टिकटॉक पे मशहूर हैं कि पासपोर्ट लेके आएँ और वीज़ा ले जाएँ, तो यार ये हम आपको पासपोर्ट देने के लिए रेडी हैं, हमें कोई वीज़ा ले दें। I've been in touch with certain people जो social media campaigns करते हैं और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो एजेंट्स हैं मार्केट में या इस तरह से टिकटॉक के फॉरम्स पे स्पेशली, वो इस तरह के र्यूमर्स हमें भी सुनने को मिलते हैं कि जनाब आप पासपोर्ट लेकर आएँ एंड यू विल गेट द वीज़ा। बड़ी हैरानी होती है अक्सर इन चीज़ों पे कि अगर ऐसा आसान है तो क्यों सारे लोग इतनी टेंशन में क्यों होते हैं वीज़ा के लिए। इनफैक्ट इसमें तो ऐसा भी है कि आप सिर्फ पासपोर्ट दें और आपको हम वीज़ा लगवा के दे देंगे और इनफैक्ट आप उस पे जाके जॉब भी कर सकते हैं और इस तरह के मामलात बहुत सारे। जबकि रियलिटी ये है इसके बरक्स के, जैसा हमने रिसेंटली अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि जब तक हम सर्टन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर द एप्लीकेंट, आपने अप्लाई करना है जी। तो आपके फाइनेंशियल्स को या आपकी बैंक स्टेटमेंट को या आपके डॉक्यूमेंट्स को मैं कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ या मैं कहाँ से प्रोड्यूस कर सकता हूँ। नहीं वकास साहब, ये डॉक्यूमेंट्स और बात की बात है, वो तो कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ पासपोर्ट ले आएँ और उनके पास लाइक स्टिकर्स पड़े हुए हैं और वो आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। फिर वो वीज़ा भी उनको टिकटॉक पे ही मिलेगा और सोशल मीडिया पे मिलेगा। रियलिटी में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या उसके क्या महरक़ात हैं, ये क्या होना चाहिए कि यानी इसका मतलब कि अगर आप सिर्फ पासपोर्ट पे डिपेंडेंट है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, पासपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल। पासपोर्ट आप किसी को भी दिखा के, स्पेशली अगर हम बात करें तो दुनिया में कैटेगरीज हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, अपना प्रूफ करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी, अपने फाइनेंशियल्स और चीज़ों को। कुछ कंट्रीज़ में आप इंटरव्यू बेस्ड एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, लाइक यूएस से, अगर आप उसमें उनको सेटिस्फाई करते हैं तो देन यू विल गेट द वीज़ा। कुछ पे ऑन अराइवल वीज़ा होता है, कुछ पे आप सिंपल अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, जिस तरह से टर्की है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। हम डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल जिस तरह कनाडा नाज़रीन बहुत अट्रैक्टिव है और टॉप ट्रेंडिंग में है, तो वो कहते हैं जनाब पासपोर्ट लाएं और कनाडा का वीज़ा ले जाएं। तो आप कनाडा के हवाले से हमें गाइड करें कि ये कैसे हो सकता है। मैं चीज़ें आसान कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी और आपको भी आप रहनुमाई करता चलूँ। इफ़ आई एम द असेसिंग ऑफिसर, वीज़ा असेसिंग ऑफिसर, मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन की हद तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मेरे पास ना तो एप्लीकेंट मौजूद है, ना उसको अप्लाई करने वाला मौजूद है और ना ही वो मुझे बैठ के अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो मुझे कैसे असेस करना है डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे। अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो मैं एक सिंपल एक पासपोर्ट नंबर पे तो वीज़ा ग्रांट नहीं करूँगा ना। तो आई हैव टू असेस द डॉक्यूमेंट्स, द क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और सफिशेंट इन्फॉर्मेशन है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे वो रिलाई करके अपना ट्रैवल को भी अफोर्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली ही गेट द वीज़ा। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो हमने रिक्वायरमेंट सारी वीज़ा की पढ़ी हैं और जो पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी तो वीज़ा ग्रांट होगा, वरना नहीं हो सकता। डेफिनेटली देयर आर सर्कमस्टांसेस कि आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बावजूद भी आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है ज़ुहैब साहब के वीज़ा असेसिंग ऑफिसर भी रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है। हो सकता है कि वो भी घर से कुछ सुन के आया हो और कोई डांट टपट हुई हो उसकी, तो प्रॉबेबली अल्टीमेटली कुछ डिसीजंस हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी आ जाते हैं। बट देयर आर सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो डन बेसिस पे वीज़ा लगवाएं, ये डन बेसिस स्लैंग वर्ड है, यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में भी यही वर्ड ट्रेंडिंग में है कि जनाब डन बेसिस पे वीज़ा लगवाएं। बेसिकली पीपल आर गैम्बलिंग। देखें, गैम्बलिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑफ़र हो सकती है।
वो अनरियल हो सकती है, और वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या फेजिबल है, राइट? वी हैव टू मेक द डिसीजन। अगर ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास एक सर्टन चीज़ के लिए पैरामीटर्स हम पूरे नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा मेरे बिहाफ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही जनरेट करके कैसे वीज़ा अप्लाई कर देगा? तो डन बेसिस पे वो क्या करेगा, वो फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जो कल को आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और प्रॉबेबली ना सिर्फ ये कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, बल्कि आप पे बैन भी लग सकता है, जो लाइफ टाइम बैन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए होता है। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ये चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं। मैं इसको कहना चाहूँगा इजी वर्ड्स में कि उन्होंने डन बेसिस पे कंसल्टेंट को वीज़ा अप्लाई किया और कंसल्टेंट ने उनकी बैंक स्टेटमेंट ही मैनिपुलेट करके जहाँ पे उनका बैलेंस 5 लाख था उसको 15 मिलियन कर दिया। Alright. और उन्हें स्टेट बैंक की तरफ से ईमेल आई हुई थी बैंक को कि ये अकाउंट होल्डर इतना अकाउंट का बैलेंस है, इसको वेरीफाई करें। Alright. तो बैंक ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी और क्लाइंट को भी ईमेल कर दी कि ये आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई है, जो जस्टिफाई करें कहाँ से लगाई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। इनफैक्ट बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आई हैव अप्लाइड केसेस इन यूके, इन कनाडा एज वेल। ये जो डन बेसिस पे होता है मामला, या अगर आप अपने फाइनेंशियल्स नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल क्रिएट और फॉर्म फेक डॉक्यूमेंट उसके बिहाफ पे, बिकॉज जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो 100% आपके डॉक्यूमेंट्स को हर दफ़ा वेरीफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेट्स टॉक अबाउट के हम विजिट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं या उसके अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो सर्टन बैंक स्टेटमेंट में हम अपना बैलेंस शो कर रहे हैं, तो अगर अथॉरिटीज़ बैंक से चेक कर लेती हैं और वो वेरीफाई नहीं होता, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग बिफोर, कि उस पर ना सिर्फ ये कि फिर रिफ्यूज़ल आ सकता है, बल्कि आपके अगेंस्ट इंक्वायरी भी इनिशिएट हो सकती है, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये पैरामीटर्स होते हैं कुछ जिनको हम अगर फेक तरीके से पूरा करने की कोशिश करें तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अच्छा वकास साहब, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो बार लग जाता है लोगों पे, बैन लग जाता है, जिसे रूटीन में 320 का बैन कहते हैं, ये क्यों लग सकता है और इसको हम रिमूवल भी करवा सकते हैं? 327A इज़ बेसिकली रिफ्यूज़ल जो कि यूके की हद तक है। दिस डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक, उनकी पॉलिसी के मुताबिक डिफरेंट क्लॉजेज़ होती हैं। 10 साल का बैन लाइफ टाइम बैन ही कहलाता है, और उसमें अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट हम यूटिलाइज़ करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द केस या द क्राइम, डिपेंड करता है कि वो ना सिर्फ रिफ्यूज़ करें बल्कि बैन लगाने के साथ साथ आपके जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं या आपके जो हुकाम बाला हैं जो कि इमिग्रेशन या फॉरेन ऑफिस से रेलेवेंट हैं या हमारा FIA इसको डील करता है, तो देयर आर क्वाइट गुड चांसेस कि वो वहाँ पे इंक्वायरी को प्रोसीड करें आपके अगेंस्ट, और बजाय अगर रिपीटेडली वो चीज़ें देखते हैं तो ये भी हो सकता है। और इस सिनेरियो में आपको ना सिर्फ ये कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, बल्कि जो लाइफ टाइम वहाँ पे बैन इम्पोज हुआ है। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या इसको रिवोक किया जा सकता है, यस, अगर तो हमने जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए अपने और जस्टिफाइबल चीज़ें थी, बट समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन ही नहीं जाती है, या कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर एग्जांपल जिससे इशू किया हुआ है वो अवेलेबल नहीं है, बैंक इज़ अनएबल टू वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द जेन्युइन डॉक्यूमेंट, बट वेरीफाई ना होने की सूरत में वो आप पे बैन लगा सकते हैं, तो दैट इज़ चैलेंजेबल बेसिकली। येस, वी कैन फाइल अपील फॉर दैट। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को डिस्कस किया। अभी हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे वकास साहब से कि अगर एक जो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है या वैसे भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है, अगर उसके खुद के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और कंसल्टेंट गलती कर रहा है, जिस तरह डन बेसिस के केसेस में होता है, तो इस पे वकास साहब की राय लेंगे कि इसका क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा। मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो। हम बात कर रहे थे कि अगर एक एप्लीकेंट पे बैन लग जाए फर्दर टाइम 5 साल 10 साल, तो उसमें क्या रेमेडी हैं और हमें बैन को परसू करना है या नहीं, इसके बारे में हम वकास साहब से पूछेंगे। वकास साहब, अगर बैन लग गया है तो उस शक्ल में ज़रूरी है कि मैं उसको परसू करूं,
यहाँ ज़रूरी है कि उसका सद्देबाब किया जाए या उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं? दो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर वन, इफ़ आई एम एम्बिशियस, मुझे जाना ही है और मुझे डेफिनेटली अपनी क्रेडिबिलिटी को भी स्टेक पे नहीं डालना, तो आई विल फाइट फॉर दैट, प्रोवाइडेड कि मैंने डॉक्यूमेंट जेन्युइनली दिया था और वो फेक नहीं था और उसके बावजूद भी बैन हो गया है, तो डेफिनेटली मेरे पास फॉरम्स हैं। आई कैन गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अपील, जो कि उसी डिपार्टमेंट में एक अपील की जाती है इमिग्रेशन के, या फिर आई कैन फाइल अपील। हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल का एक प्रोसीजर है जिसे गुजरते हुए हम ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास उसके एविडेंस मौजूद हैं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मैं एविडेंस दूंगा और डिसीजन को रिवर्ट कराने में मेरी हेल्प करेगा ये। इन अदर सिनेरियो, आप या आपका एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी जिसको आपने अथॉरिटी दी है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करे और उसने फेक डॉक्यूमेंट यूटिलाइज़ किया है, तो डेफिनेटली इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप उसको या तो विड्रॉ करें या उसको, क्योंकि ओन करना पड़ेगा आपको। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि जना मैंने नहीं किया है, मेरे एजेंट ने किया है या मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने किया है। सो बेसिकली क्लाइंट इज़ द वन जिसको फेस करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो विड्रॉ कर सकता है। अच्छा वकास साहब, रूटीन में जो लोग हैं वो पूछते हैं कि हमें वीज़ा अप्लाई करते हुए क्या चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना है और क्या हम गलतियां रूटीन में करते हैं वीज़ा अप्लाई करते हुए, तो उसके बारे में आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है कि क्या चीज़ें हमें बेसिकली देखनी ज़रूरी हैं एक वीज़ा अप्लाई करते हुए? मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ अक्सर, हमारे जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके सर्कमस्टांसेस फाइनेंशियल्स भी होते हैं, उनके पास इमोशनल टाइज भी होती हैं। इसको हम कैटेगरी वाइज करेंगे या जनरली रिक्वायरमेंट सेम होंगी? जनरली हम चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली आपके फाइनेंशियल्स अगर हैं तो वो अलाइंड होने चाहिए, आपके सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड होना चाहिए, दैट यू आर अर्निंग। बेसिकली आप कैसे अर्न करते हैं, आप या तो सैलरीड पर्सन है, आप कोई बिजनेस पर्सन है, या अल्टीमेटली आप कोई रेंटल इनकम है, आपकी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होगा आपका, चाहे फॉरेन रेमिटेंस आ रही है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, तो आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। दैट शुड बी जस्टिफाइबल। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कोई ऐसे फंड्स जो कि जस्टिफाइबल नहीं है आपके अकाउंट में तो मौजूद हैं, बेशक वो करोड़ों रुपया भी हो सकता है, बट अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो दैट वुड नॉट हेल्प यू। तो अल्टीमेटली आपको बेसिकली अपने फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करना है, अपने अराउंडिंग्स को, अपने वेयर अबाउट्स को। इफ़ यू आर रनिंग अ बिज़नेस तो बिज़नेस को अकॉर्डिंगली हम ये कर सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रेल में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हों, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स हैं, चाहे वो आपके इमोशनल टाइज हैं या किसी भी किस्म के हैं, तो आप अगर उनको जस्टिफाई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। अच्छा वकास साहब, मैं पूछना चाहूँगा जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है उसमें कैसे हम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं? देखें, हम पर्पज़ ऑफ विज़िट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जाते हैं तो आप उनको पूरा सिनेरियो डिफ़ाइन करेंगे कि हम इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर गोइंग फॉर द टूरिज़म, तो हमारे पास सर्टेन डेस्टिनेशंस होनी चाहिए। हमें उसके बारे में, जिस तरह हम पहले रिसर्च करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हम किस किस डेस्टिनेशंस को चेक करेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम किस टाइम स्लॉट में विज़िट करेंगे, हमें स्टे कहाँ पे करना है। तो कुछ रेलेवेंट चीज़ें हमें पहले फर्निश करनी है और ये सारी एक्सप्लेन करनी है कि ये चीज़ें मैं विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास इतने एलोकेटेड फ़ंड्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पे ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे स्टे करूँगा, मेरी ट्रैवलिंग लॉजिंग के एक्सपेंसेस इस तरह से होंगे। तो वो सारा जो आप करने जा रहे हैं, बेसिकली यू हैव टू पोर्ट्रे दैट पिक्चर टू द असेसिंग ऑफिसर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस इसमें जनरली लग रहा है वो तो ये लग रहा होता है कि योर पर्पज़ ऑफ विज़िट इज़ नॉट कोरिलेटिंग विद योर एक्चुअल विज़िट, कि जो आप बता रहे हैं और वो जो एक्चुअल विज़िट अज्यूम किया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्टली एक जेन्युइन विजिटर जो होता है, फॉर एग्जांपल यू एंड आई और समबडी हु इज़ गोइंग फॉर अ जेन्युइन विजिट, और हमारा मकसद भी यही है कि हमें फॉर एग्जांपल कनाडा में या यूके की स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस हैं जिसको हमें विज़िट करना है, तो ऑब्वियसली हमारे फिंगर टिप्स पे चीज़ें होंगी कि मुझे ये चीज़ें विज़िट करनी है और उनमें ये स्पेशलिटी है, उसकी ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, और इसके करीब तरीन अगर मुझे रुकना है, स्टे करना है, तो मैं ये होटल लूँगा या इस तरह से मेरी अकोमोडेशन होगी। ये सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स से होगी, बजटिंग हमने की भी होगी। तो अल्टीमेटली इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना होता है, क्योंकि इसमें ये भी बहुत बड़ा एक आंसर आ जाता है कि आप विज़िट एक जगह को कर रहे हैं और आपकी होटल रिजर्वेशन है वो जो आपने
थर्ड सिटी में जाके बुकिंग करवाई हुई है। यस, यू आर डेफिनेटली राइट। तो जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, फॉर एग्जांपल आपने होटल बुकिंग एक दिन की कराई है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग किसी और दिन की है, या आपने फ़्लाइट बुकिंग तो करवाई है लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं एक हफ़्ते के लिए जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड यू आर नॉट हैविंग अ रिटर्न टिकट फॉर दैट, तो दैट कॉजेज़ अ डाउट टू द इमिग्रेशन और असेसिंग ऑफिसर कि यार ये वापस जाने के लिए टिकट तो परचेज़ नहीं किया, ये फिर 11th आवर क्या एक्सपेंसिव टिकट परचेज़ करेंगे। तो इसी तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, आपने बर्मिंघम में जाना है, आपने नॉटिंघम में जाना है, आपने कहीं पे भी स्कॉटलैंड जाना है फॉर एग्जांपल, तो आपने एक ही बुकिंग करवाई हुई है, आपके पास सेकंड प्लान के लिए कोई सेकंड बुकिंग नहीं है, कोई ऐसा अवेलेबल प्लान नहीं है, एंड यू आर सेइंग दैट आई हैव टू गो फॉर द विजिट, तो दैट क्रिएट्स अ डाउट ऑटोमेटिकली कि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की है, तो आप उस कॉज के लिए, उस पर्पज़ के लिए जा ही नहीं रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक डाउट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अच्छा वकास साहब, ये जो पर्पज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इनविटेशन का और स्पॉन्सरशिप का कितना कोई रोल होता है एक विज़िट वीज़ा अप्लाई करने में? विज़िट वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप, अगर इफ़ यू आर हैविंग ब्लड रिलेशंस, या अगर आपकी स्पेसिफिकली बहुत से ऐसे स्कॉलरली लोग होते हैं, उनकी इनविटेशंस होती हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, सिंगर्स होते हैं, या कोई भी ऐसे ग्लोबल टैलेंट होता है जिसको एक सब पर्टिकुलर कॉज के लिए वहाँ पे जाना है और उनको इनविटेशन भेजी जाती है, उनका स्पॉन्सर किया जाता है, तो दैट मैटर्स। लाइक उसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल्स की फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रोफाइल, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, प्रीवियसली उसका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और स्पॉन्सर जो है अगर उसको ओन करता है एंड ही इज़ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और वो अफोर्ड कर सकता है उस सारे विजिट को और पूरा प्लान डिफाइन कर सकता है, तो डेफिनेटली ऑन दैट पर्टिकुलर बिहाफ द एप्लीकेंट विल गेट द वीज़ा। और स्पॉन्सरशिप का मकसद ये नहीं होता है कि अगर स्पॉन्सरशिप जो है वो हमारे पास आ गई है तो 100% हमें वीज़ा मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो एप्लीकेंट है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है। अगर कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक स्कॉलर है और ये एक विज़िट के लिए जा रहा है, तो उसका कोई बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी, उसकी फॉलोइंग, कुछ ना कुछ उसका ऐसी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप प्रूव कर सकें। ठीक है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई रिकॉग्निशन का अदारा, कोई चीज़ जो उसे एक्नॉलेज कर रही है, ये भी ज़रूरी है पर्पज़ ऑफ विज़िट में। तो अगर वकास साहब हम बात करें, जो आप सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे हर बंदा कहता है कि मैं रोज़ लाखों कमाता हूँ, वो ओरली तो उसको बयान कर रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, तो उस शक्ल में हमारे पास कोई रेमेडी मौजूद है या हम उसके लिए क्या एड्रेसल के लिए कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारी थ्रू बैंक होती हैं, बैंकिंग चैनल से होती हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट, या शेंजन कंट्रीज़ के लिए आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अगर चाहिए तो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड ठीक करना है, जो आपका इन आउट मेंटेन करे, आपका ये इनकम है और ये आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ये आपकी सेविंग्स पर्टिकुलर हो रही हैं। उसके अलावा डेफिनेटली हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, बट उसमें 90% ऑफ द पीपल दे इवेट टैक्स, तो जेन्युइनली वो अपनी रिटर्न्स को ठीक फाइल नहीं कर रहे होते, तो दे कांट प्रूव फ्रॉम दैट। और इवन अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो फिर अनऑडिटेड अकाउंट्स और इस तरह से अकाउंट्स को मेंशन करना होता है, तो समहाउ ये चीज़ें को रिलेट करती हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो लेटर ऑन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास 2, 3, 4 चीज़ें हैं जिसमें आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपनी इनकम स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप अपने फर्दर अगर सेविंग्स हैं तो उनको जस्टिफाई करते हैं, बट दैट शुड बी जस्टिफाएबल। अगर आपने कोई एसेट भी लिक्विडेट किया है तो उसके पास उसकी भी रिसीट्स और इनवॉइसेस और चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो सेंसिबल होगी, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द इमिग्रेशन असेसिंग ऑफिसर। ठीक हो गया वकास साहब, आपने इस चीज़ के बारे में हमें गाइड किया। तो अब हम एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल्स हैं इसको इस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है हमें सोर्स ऑफ इनकम के अलावा। फाइनेंशियल्स जिस तरह पहले बताया गया कि फाइनेंशियल्स को जस्टिफाई करना इज़ लाइक के जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में ये बात कही कि लोग कहते हैं कि हम लाखों कमाते हैं बट वो डिपेक्ट नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली इसी चीज़ को ऑन पेपर लेके आना है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि असेसिंग ऑफिसर के सामने आपका डॉक्यूमेंट है, आप नहीं हैं फिज़िकली, तो वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको असेस करेगा। और अगर डॉक्यूमेंट उस चीज़ को
बता रहा है, जो कि आप अब मुझे इस वक्त बैठ के वर्बली कह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह से है, तो डेफिनेटली उस सारे सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पे आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। बट अगर वो डिपेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई लैग आ रहा है या कोई उसमें आपके जो वर्जन है उसमें कुछ ऐसा लेकुनाज हैं, डेफिनेटली वीज़ा नहीं देगा आपको। आपका सब बहुत शुक्रिया, आपने फाइनेंशियल टाइज़ को एड्रेस किया। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमोशनल टाइज़ पे और उसके बाद वीज़ा की रिफ्यूज़ल और उसके क्या हम रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो। हम बात कर रहे थे वीज़ा रिफ्यूज़ल और उसकी क्या रेमेडीज़ ली जा सकती हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। उनका सब वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, अब क्या करें? वीज़ा रिफ्यूज़ होने पे हमें सबसे पहले तो सॉर्ट आउट करना है वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ क्यों है, गलती कहाँ पे हुई है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो जेन्युइनली हमसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें पुट हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऐसी क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन की मिस्टेक हो सकती है। अगर तो जेन्युइनली हमारी मिस्टेक है तो हम उसको ऑन करेंगे और उस मिस्टेक को ऑन करते हुए हम रीअप्लाई करेंगे। और रीअप्लाई जब करेंगे तो हम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि हमसे ये गलती हुई है, एक्चुअली ये सर्कमस्टांसेस या ये इन्फॉर्मेशन थी। करेक्शन के बाद, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, इट्स नॉट अ क्राइम, ठीक है। तो ह्यूमन एरर जहाँ पे भी होगा हम उसका रिट्रेसल के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली आई हैव नंबर ऑफ़ केसेस जिसमें बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि समटाइम्स उसमें वीज़ा अगर इनिशियली रिफ्यूज़ होता है तो हम रीअप्लाई में जा सकते हैं, डिपेंडिंग के अगर वाकई में कोई मिस्टेक जनरली हमसे ही हो गई है, राइट। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हमने परफेक्टली डिज़ाइन करके अप्लाई किया था, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस है, पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे किए थे, उसके बावजूद रिफ्यूज़ हो गया। तो नॉर्मली विज़िट वीज़ाज़ में सर्टन कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके पास अपील की ऑप्शन नहीं होती है। लाइक अपील नॉर्मली हम उसको कंसिडर करते हैं, डिपार्टमेंटल अपील होती है, उसको बेसिकली अपील नहीं बोलते हैं, दैट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, कि वही डिपार्टमेंट जिसने डिसीजन दिया है वो उसको रिव्यू करेगा कि इधर आप टेकन द डिसीजन राइट और रॉन्ग। तो विजिट वीज़ा के सिनेरियो में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं होता, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि शायद हम अपील नहीं कर सकते। बट एक्चुअली ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ में तो अपील हो सकती है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि येस मैंने सारा कुछ ठीक किया है एंड आई प्रोवाइडेड द सफिशिएंट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद भी वीज़ा मुझे ग्रांट नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली यू कैन फाइल अपील फॉर दैट। और वो फिर हम जुडिशियल अपील होती है जिसमें हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और जाके उनको बताते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस थे। तो अगर हम ठीक बात कह रहे हैं विद सफिशिएंट एविडेंस, तो डिपार्टमेंट उसको ऑन करता है, उसको रिकन्सिडर करता है। एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड नंबर ऑफ़ केसेस कि जिसमें डिपार्टमेंट ऑन करता है और फिर वो अपने डिसीजन को रिवाइज़ करके आपको वीज़ा ग्रांट भी करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू शुड गो फॉर द अपील। ठीक है, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहूँगा कि जैसे आप इधर बैठे लॉ फर्म चला रहे हैं और इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एक क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं बल्कि मैंने जुडिशियल अपील फ़ाइल करनी है, तो आइदर आप इधर बैठे हुए उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द जुडिशियल अपील? येस, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, बट येस हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में इनफैक्ट जो इंसान रिफ्यूज़ल अगर उसने ख़ुद भी इनफैक्ट अगर रिफ्यूज़ हुआ है उससे, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस के उसने ख़ुद अप्लाई किया था और रिफ्यूज़ हो गया, वो पर्टिकुलर बंदा इन पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक अटॉर्नी का ही रिप्रेजेंट करना या कोई ऐसा। एक कॉमनली एक कोई भी लेमैन जो कि एक एप्लीकेंट है और उसने एक फ़ी डिपॉज़िट करवाई है, एक सर्टन फ़ी डिपॉज़िट करवाई है इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो बंदा अपील में जा सकता है और ही कैन अप्लाई अपील फ्रॉम द पाकिस्तान। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर हम इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और हम चाहें कि हमारा जो केस है वो जस्टिफाइड है और इसको इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, तो आप घर बैठे इधर पाकिस्तान से अपनी अपील फ़ाइल कर सकते हैं और उस पर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं विच कुड बी इन द शेप ऑफ योर ग्रांट ऑफ वीज़ा। अच्छा वकास साहब, इसमें हम बात करेंगे आगे विज़िट वीज़ा पे लोग जाते हैं और उनका मकसद विज़िट वीज़ा नहीं, वो चाहते हैं कि इस पे काम करें, कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, और दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग जिस पे लोग ये कंसिडर करते हैं कि शायद अक्सर जिस तरह आपने एजेंट्स की बात की कि एजेंट्स कहते हैं जी डन बेसिस पे हम लगवा देंगे और टिकटॉक पे फ्री वीज़ा बांट रहे हैं, तो
बेसिकली जब ये सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो विज़िट वीज़ा पे लोग यही शुमार करते हैं कि हमें पहुंचा दें वहाँ पे एंड विल डू एनीथिंग। उसमें क्या होता है कि विज़िट वीज़ा इज़ नॉट फॉर वर्क। इवन अगर विज़िट वीज़ा आपको असाइन भी होता है तो पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री का आप हो, उस पर पर्टिकुलरली कैटेगोरिकली मैंशनड होता है कि वर्क इज़ नॉट अलाउड एंड दैट वीज़ा इज़ ऑल्सो नॉट कन्वर्टेबल। वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकता इन मोस्ट ऑफ द केसेस अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हों या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो तो लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। उस सिनेरियो में विज़िट वीज़ा पे जॉब बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो ना सिर्फ ये कि अपनी फ्री विल को, अपनी आज़ादी को वो अंडरमाइन करते हैं, अंडर द टेबल एक इलीगल तरीके से जाके वहाँ पे जॉब सीख करने की कोशिश करते हैं। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको एक्चुअल रेट पे नहीं दी जाती, या उनको काम, इनफैक्ट काम ढूंढना ही एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको उस तरह से प्रॉपर जो एक उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीज़न के राइट्स हैं या वहाँ पे जो एक काम करने वाले के राइट्स हैं उसको वो भी नहीं दिए जाते और एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरा ख़्याल से लीगल रूट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर बंदे के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट फॉरम्स हैं जिसके या डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गो फॉर द सूटेबल कैटेगरी फॉर योरसेल्फ। आप क्यों ऐसी चीज़ को अवेल करेंगे जो कि आपके लिए बनी नहीं है, डिज़ाइंड ही नहीं है। तो आपको फेक इन्फॉर्मेशन और फेक चीज़ों के पीछे, या जो फ्री में टिकटॉक वीज़ाज़ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बांट रहे होते हैं, आपको उसकी बजाय ये देखना चाहिए कि मेरे लिए सूटेबल चीज़ क्या है, उसको फॉलो करें एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। जी, आपने बड़ा अच्छा इस चीज़ के बारे में हमें गाइड किया। जो कैसा वीज़ा अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो जब भी किसी फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो पहले रूटीन में वो ऐसा करते हैं, दुबई का, बाकू, इस तरह छोटे कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाएंगे और उन्हें कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो हमें ज़रूरी है फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले हमारी एक ट्रैवल हिस्ट्री हो? जी, ऐसा ये एक मिथ है कि अगर आपका पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग पहले नहीं होगी, हिस्ट्री नहीं होगी, तो यू विल नॉट गेट द वीज़ा। जबकि इसके बरक्स मैंने बहुत सारे केसेस अपने करियर में देखे हैं, बल्कि सक्सेसफुली अचीव भी किए हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि पासपोर्ट भी फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश, और उस बंदे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इट्स नॉट अबाउट द वन केस, इट्स अबाउट द डजन्स ऑफ केसेस। और अगर जिस तरह से हम पहले डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, आपके सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल्स बिल्कुल प्रॉपर हैं, आप चीज़ अपनी फ़ाइल को एक जेन्युइन मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं या एक पर्टिकुलर चीज़ को अवेल करना चाह रहे हैं और उसको ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास, यस, ट्रैवल हिस्ट्री वैल्यू ऐड ज़रूर करती है, I'll say that कि वैल्यू ऐड ज़रूर करेगी, बट बेसिक्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी ही चाहिए। तो once again you'll get the visa if your file is represented or presented in front of visa assessing officer properly, you'll get that। अच्छा वक़ा साहब, जो लोग ट्रैवल करते हैं विज़िट वीज़ा पे और जाके असाइलम सीख कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी ना बना हुआ है कि आप वीज़ा पे जाएं और उधर जाके फ़ौरन असाइलम ले लें एंड देन यू आर फ्री टू मूव एंड टू वर्क एंड एवरीथिंग देयर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? असाइलम जो है ये एक प्रॉपर डिफरेंट डोमेन है। असाइलम में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक प्रॉपर असाइलम इस तरह से सीख किया जा सकता है कि जेन्युइनली हमें इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो हमारी होम लैंड है वहाँ पे किसी भी कंट्री में किसी ने भी अप्लाई करना है, तो अगर होम लैंड में उसको वाकई में इश्यूज़ हैं, उसको लाइफ थ्रेट्स हैं, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो रिलीजियस हो सकते हैं, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, आपके उस बिहाफ पे अगर आप जेन्युइनली एक केस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको असाइलम सीख करने में भी आसानी होगी, आपको राइट्स भी मिलते हैं। अगैन दैट डिपेंड्स ऑन द प्लान कि आप क्या करें, बट नॉर्मली हमारे अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड है उसमें यही होता है कि आप फेक चीज़ें, अगैन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक स्टेटमेंट फेक, कुछ का कुछ लगा देते हैं, और इसी तरह से फ़ेक डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हमारे इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनसे रेलेवेंट फ़ेक डॉक्यूमेंट्स उसमें बना के ऐड किए जाते हैं ताकि असाइलम सीख करें।
जो कि अब इस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको साल की मेहनत करनी पड़ सकती है, अपील और केसेस फाइट करने पड़ सकते हैं until and unless you get the right status in that particular country. So that is not for everyone. पर्टिकुलरली उसको हम डिफरेंट कैटेगराइज करके उसको देखेंगे कि वो क्या बंदा एलिजिबल है उसके लिए, बिकॉज वर्ल्ड इज़ नॉट एंटरटेनिंग असाइलम्स फ्रीक्वेंटली इफ़ दे आर नॉट जेन्युइन। ठीक है, आपने इस पे हमें गाइड किया, क्योंकि रूटीन में जो हमारे जाते हैं इधर से विजिटर हजरात, वो चाहते हैं कि उधर जाके वो असाइलम ले लें और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम अपने काम के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो जैसा कि वकास साहब ने हमें गाइड किया, अब हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि असाइलम मेरे ख्याल से हमें आखिरी चांस या आखिरी चॉइस रखनी चाहिए। हमने इस पूरी एपिसोड में व्यूअर्स डिस्कस किया विज़िट वीज़ा के मसाइल को, उनके हल को, और हम इसे ज़्यूम कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अब आप जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होंगे तो आप एक प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेंगे या उसको ख़ुद भी करेंगे। तो ये जो हमने बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वकास साहब ने, उनको मद्देनज़र रखेंगे। एंड डेफिनेटली ये जितनी भी हमने चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, दे विल असिस्ट यू एंड दे विल एड पॉजिटिव इन योर ग्रांट ऑफ वीज़ा। थैंक यू जी। आज की एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।